प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे अंतराल के बाद गुप्त साम्राज्य के शासकों ने, गुप्तकालीन शासकों ने उत्तर भारत को एक लंबे समय तक राजनीतिक एकता के आदर्श को स्थापित करते हुए एक बड़े भूभाग पर एक साम्राज्य की अवधारणा के रूप में, कल्पना के रूप में उसको यथार्थ और वास्तविक आधार जो स्वरूप प्रदान किया था, उसका श्रेय हम प्रारंभिक जो गुप्त शासक हैं, शक्तिशाली योग्य शासक हैं, उनकी बात करते हैं। तो उसका जो एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का, उसको चरम पर पहुंचाने का जो कार्य किया, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उन शक्तिशाली शासकों ने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी साम्राज्यवादी भावना और अपनी जो एक छत्र शासन करने की नीति और एक यूं कहें कि एक तंत्रात्मक विशाल जो साम्राज्य या राजनीतिक एकता के आदर्श की बात करते हैं, उसको वास्तविक रूप देने की जो उनकी सोच थी, जो उनकी जो नीति थी, उनको चरितार्थ जो रूप दिया, वो दिया गुप्तकालीन शासकों ने। और उन्होंने लंबे समय तक उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में स्थापित किया। और इन चक्रवर्ती गुप्त शासकों में हम महान शासकों की श्रृंखला में जो नाम लेते हैं वो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने उस महान राजनीतिक एकता के आदर्श को स्थापित किया और विशाल भूभाग पर, लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, शासन किया। और उनके योग्य जो उत्तराधिकारी थे, जिसमें कुमारगुप्त प्रथम है, स्कंदगुप्त है, उन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में वो सफल रहे। लेकिन जैसा कि आपको विदित है, स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 में, उसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर जो बाद के उत्तर गुप्त शासक गद्दी पर बैठे, वो योग्य नहीं थे। और उन योग्य शासकों ने अपनी अयोग्यता, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता के कारण गुप्त साम्राज्य को पतन की तरफ अग्रसर किया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी धीरे धीरे अपने साम्राज्य खोने लगे। अंतिम समय में उनका राज्य मगध में ही सीमित रह गया। ऐसे शक्तिहीन और अकर्मण्य राजाओं का अंत स्वाभाविक ही था। और हम इस वीडियो में बात करते हैं कि किन कारणों से इतने महान गुप्त साम्राज्य का अवसान हुआ, पतन हुआ, जिन्होंने समाज, सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में इतनी अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की थी। उनकी उस साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, तो हम इन्हीं कारणों की व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं, तो जो पहला कारण हम बात करते हैं वो था बाह्य आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण जो था बाह्य आक्रमण। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति का एक साधारण सिद्धांत है कि शत्रु किसी पर भी उसी समय आक्रमण करता है जब वह शत्रु को कमजोर समझता है, कमजोर आंकता है। और शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण कर अपना विनाश कोई भी मोल नहीं लेता। ये स्वाभाविक है कि कोई भी शक्तिशाली पर आक्रमण करके उससे युद्ध लड़के अपना विनाश कौन मोल लेगा? कोई नहीं लेगा। तो वो जो शत्रु को कमजोर समझता, दुर्बल समझता, जब ये उस पर आक्रमण करता है। अतः राजनीति के इस सिद्धांत के अनुसार बाहरी शत्रु का आक्रमण उस राज्य की निर्बलता, कमजोरी, दुर्बलता का सूचक है। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हम जब ये स्थिति देखते हैं भारत के संदर्भ में, जैसे चाहे आप कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम समय में देख लीजिए या स्कंदगुप्त के समय में देख लीजिए, पुष्यमित्रों का, हूणों का आक्रमण जो था वो इसी का सूचक था। किंतु उस समय शक्ति संपन्न गुप्त साम्राज्य पर आकर हूणों ने अपनी भूल
की। फलस्वरूप स्कंदगुप्त के हाथों उन्हें पराजित होना पड़ा, किंतु स्कंदगुप्त के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के समय में आंतरिक विद्रोहों से गुप्त राजसत्ता के कमजोर पड़ने पर उन्होंने पुनः भारत की सीमाओं की ओर अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भानुगुप्त और बालादित्य के समय हूण राजा तोरमान का आक्रमण हुआ। एरण नामक स्थान पर भानुगुप्त व तोरमान को सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भानुगुप्त का जो सामंत था, सेनापति था गोपराज, वो मारा गया और भानुगुप्त पराजित हुआ। फलस्वरूप पूर्वी मालवा पर हूणों का अधिकार हो गया। मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार हूण मालवा की विजय के पश्चात मगध तक बढ़ गए थे। तोरमान के पुत्र मिहिरकुल, जिसने 513 से 528 तक मध्य भारत में शासन किया था, मध्य भारत पर पूर्ण आधिपत्य रहा और उस समय उत्तरी भारत में गुप्तों की जगह वही एकमात्र सर्वशक्तिशाली राजा था। यद्यपि भानुगुप्त ने लगभग 529-30 ईस्वी में हूणों को पुनः पराजित कर दिया, किंतु वह गुप्त राजसत्ता और राजशक्ति को पुनः दृढ़ और संगठित करने में असफल रहा और हूणों तथा गुप्तों में सर्वदा शत्रुता का भाव बना रहा। हूणों के निरंतर आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य की नींव निरंतर खोखली होती चली गई और गुप्त साम्राज्य के पतन में इन बाह्य विदेशी आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा जो कारण था गुप्त साम्राज्य का, वो था आंतरिक दुर्बलता। गुप्त जो सम्राट थे, पूर्व के जो शासक थे, वो शक्तिशाली थे, योग्य थे, सूरवीर थे, योद्धा थे। उनका प्रताप सर्वत्र व्याप्त था। स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय के कारण समस्त भारतीय शासकों को उनका लोहा मानना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने छोटी अवस्था में ही अपने बल का परिचय दिया था और ऐसे वंश में उत्पन्न होने पर स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पुनः जोर पकड़ने लगी। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण यानी विभाजन, सत्ता का विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां हमें प्रबलता के साथ दिखाई देती हैं और सामंत तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। सेनापति भट्टारक ने वल्लभी सौराष्ट्र के भावनगर के निकट में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर मैत्रक वंश की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारियों ने गुप्त साम्राज्य से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इस प्रकार सामंत लक्ष्मण गुप्त के लेख में गुप्त सम्राट का उल्लेख नहीं है। संभवतः उसने भी 478 ईस्वी के लगभग गुप्त सम्राट से अपना संबंध अलग विच्छेद कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी चला दिए। अस्तिन के पुत्र संशोक के खो ताम्रपत्र में सामंत राजा उत्कल्प महाराजा सर्वनाथ के खो ताम्रपत्र में गुप्त सम्राट का उल्लेख नहीं है। इस यशोवर्मन के हाथों अंतिम गुप्त सम्राट वज्र भी पराजित हुआ। कन्नौज के मौर्यों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बंगाल में गौड़ वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। दक्षिण में वाकाटक राज्यों ने भी गुप्तों के प्रभाव से तीसरी कर ली। गुप्त सम्राटों की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि वो पुनः संभल ही नहीं सके। इस दुर्बलताओं का शत्रुओं ने लाभ उठाया और गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। जो तीसरा कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का, वो था उनकी कुशल परराष्ट्र नीति का अभाव, या यूं कहें कि सीधी सी बातों में कुशल व्यवहारिक सफल विदेश नीति का अभाव। किसी भी साम्राज्य की अखंडता एवं उसकी सार्वभौमिकता शासक की कुशल परराष्ट्र नीति पर ही निर्भर करती है। नीति के आचार्य चाणक्य ने राजकुमारों के लिए राजनीति की शिक्षा को एक आवश्यक अंग बताया है। अतः आवश्यक होता है। पूर्व के गुप्त सम्राटों ने इस सिद्धांत का समुचित रूप से पालन किया था। समुद्रगुप्त ने परराष्ट्र नीति का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से किया। दक्षिणापथ के राज्यों को उसने विजय प्राप्त करके उनको अपनी पूरी तरह से अधीनता में नहीं लाया, बल्कि उनके द्वारा दिए गए उपहार, धन, वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही वो खुश हो गया और प्रतिवर्ष कर देने के आश्वासन पर वो स्वतंत्र हो गया और उनको अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं किया। कितने ही नष्ट राज्यों को पुनः स्थापित किया और पड़ोसी विदेशी राज्यों से मित्रता स्थापित की। इस नीति के कारण समुद्रगुप्त का प्रभाव सुदूर पड़ोसी विदेशी राज्यों में भी उसकी मित्रता स्थापित की। इस नीति के कारण समुद्रगुप्त का प्रभाव सुदूर दक्षिण तक व्याप्त हो गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी मालवा
और सौराष्ट्र कुंतल नरेश से वैवाहिक संबंध स्थापित करके कुशल वैदेशिक परराष्ट्र नीति का परिचय दिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा व सौराष्ट्र, इसके बाद उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम ने भी, स्कंदगुप्त ने भी अपने पूर्वजों की नीति का अवलंबन कर अपने पैतृक साम्राज्य की रक्षा की, किंतु स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक थे उनमें उनकी इन नीतियों का, इन गुणों का अभाव था और वे न तो शक्तिशाली थे और न ही नीति निपुण और कुशल नीति के पालन करता थे, ना निर्माता थे, ना पालन करता थे, ना उस पर अमल करने वाले थे। दोनों के अभाव में गुप्त साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित संबंधों को स्थायी रखना तो दूर रहा, उत्तरवर्ती गुप्त राजाओं ने उनसे शत्रुता मोल ली। वाकाटक नरेश चंद्रसेन नरेंद्र सेन द्वितीय चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता का पुत्र था। नरेंद्र सेन तथा मालव नरेश के साथ शत्रुता का व्यवहार हो गया। वाकाटक राजाओं ने जिस समय मालवा पर विजय प्राप्त की उस प्रदेश का शासक संभवतः गुप्त वंशज था। इससे स्पष्ट है कि कालांतर में गुप्त नरेशों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण नहीं रहा, कि जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य के भीतर ही जगह जगह गुप्त राजाओं के शत्रु हो गए। समय पर सीमा पर स्थित शासकों के प्रति भी ऐसी नीति का अवलंबन किया गया, जिससे बाहरी आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हो गया। अतः स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की परराष्ट्र नीति ने गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। उनकी जो परराष्ट्र वैदेशिक नीति थी, बाह्य पड़ोसी राज्यों के साथ, वो सम्मानजनक नहीं थी, संतोषजनक नहीं थी, मित्रतापूर्वक नहीं थी, वो सफल नहीं थी, जिसके कारण भी गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। चौथा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का, वो था सीमा रक्षा की अवहेलना, यानी सीमाओं की अवहेलना, लापरवाही करना, उनकी सुरक्षा की तरफ पर्याप्त ध्यान न देना। स्कंदगुप्त के काल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त के हाथों शक्तिशाली हुणों को पराजित होना पड़ा और स्कंदगुप्त ने उन्हें भारत से बाहर भगा दिया। जायसवाल के अनुसार इस घटना के 12 वर्ष बाद हुण, एक शक और पार्शियन ने पुनः भारत पर आक्रमण किया, किंतु वे पुनः पराजित हुए और स्कंदगुप्त ने तीनों जाति के शासकों को बंदी बनाकर मरवा दिया। इस कथानक से संकेत मिलता है कि स्कंदगुप्त को हुणों से एक से अधिक बार युद्ध करना पड़ा, किंतु सब में वह विजयी रहा। जूनागढ़ अभिलेख की 6ठी पंक्ति से मालूम होता है कि कुचल दिए जाने पर भी हुणों का पश्चिम भारत पर खतरा लगातार बना रहा, जिस कारण स्कंदगुप्त को पश्चिम भारत के लिए सुयोग्य, सक्षम और बलशाली गुप्त, यानी गुप्ता जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनको नियुक्त करना पड़ा और जो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और पश्चिम प्रदेशों को जीतने का प्रयत्न ही नहीं किया और न ही उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्यवाही की। फलस्वरूप भानुगुप्त के समय जो हुण थे, उन्होंने पुनः भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। अतः गुप्त शासकों की सीमा रक्षा की अवहेलना, उनकी लापरवाही, उनकी तरफ पर्याप्त ध्यान न देना, सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं देना भी हुणों के आक्रमण का कारण बनता गया और गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनता रहा और अंततः मालवराज यशोधर्मन के प्रहार से वह साम्राज्य ध्वस्त हो गया। पांचवा महत्वपूर्ण कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का, वो था बौद्ध धर्म का प्रभाव। भारतीय इतिहास में गुप्त काल हिंदू धर्म संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए विख्यात है। गुप्त सम्राटों ने प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः जागृत किया, विदेशी शकों को पराजित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को पुनः स्थापित किया। प्राचीन विरुद्धारण समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैदिक धर्म के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ संपादित किए, किंतु गुप्त साम्राज्य की विशेषता थी कि वे वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने अन्य सभी धर्मों के प्रति वो उदार और सहिष्णु बने रहे। भीतरी राजमुद्रा में उल्लेखित वैष्णव उपाधि परम भागवत के अनंतर किसी भी लेख में इस पदवी का प्रयोग नहीं हुआ है। संभव है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने लग गया था। नरसिंहगुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त ने तो बौद्ध धर्म ही स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से अब जो गुप्त शासक थे, गुप्त जो परवर्ती गुप्त सम्राटों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव करने का महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि अब उन पर अहिंसा का जो सिद्धांत था उसका प्रभाव
दिखने लगा और वो साम्राज्य की रक्षा सैनिक विजयों, नीतियों, युद्धों में की वो अवहेलना करने लगे। उनकी सामरिक प्रवृत्ति नष्ट होने लगी। सामरिक प्रवृत्ति का ह्रास होने से उनमें दुर्बलता आने लगी। फलस्वरूप विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। आंतरिक दुर्बलता एवं विदेशी आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य की अट्टालिका को ध्वस्त करने में अद्वितीय योगदान दिया। छठा और महत्वपूर्ण जो कारण है गुप्त साम्राज्य के पतन का, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण है वो है अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारी, यानी योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। किसी भी साम्राज्य की स्थिरता शासक की योग्यता और व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जब तक शासक शक्तिशाली रहता है, साम्राज्य का कोई भी शक्ति सिर उठाने का साहस नहीं करती। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और ऐसे विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए केंद्रीय शक्ति का दृढ़ सख्त रहना आवश्यक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त पर्याप्त शक्तिशाली थे, अतः गुप्त साम्राज्य की एकता, अखंडता सुरक्षित रही, वो बनी रही। किंतु स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक हुए वो गुप्त शासक थे, दुर्बल थे, अयोग्य थे, कमजोर थे और उनमें पूर्वजों के साम्राज्य को बनाए रखने का, उसको स्थायित्व को सुरक्षित रखने का, एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य, साहस और योग्यता उनमें नहीं थी। गुप्त शासकों की अयोग्यता, दुर्बलता से उत्साहित होकर वाकाटकों ने अपनी राज्य प्रसारण नीति को आगे बढ़ाया। पुष्यमित्रों ने विद्रोह से लाभ उठाकर मालवा के गवर्नर घटोत्कच गुप्त ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा 467-68 ईस्वी के लगभग मालवा के उपरिक गोविंद गुप्त ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित करके पुरुगुप्त को सम्राट मानने से इनकार कम कर दिया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में इतनी योग्यता और क्षमता नहीं थी कि वे इन विद्रोहियों को कुचल सकें। वस्तुतः इन विद्रोहियों ने अपना सिर तभी उठाया जब उन्होंने देख लिया कि गुप्त सिंहासन पर अयोग्य, कमजोर, दुर्बल शासक है। अतः स्कंदगुप्त के पश्चात योग्य उत्तराधिकारी के अभाव ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार जिस गुप्त साम्राज्य का प्रभाव शताब्दियों तक समस्त भारत पर विद्यमान रहा, विस्तृत रहा, उसका 6ठी शताब्दी के मध्य भाग तक पतन हो गया, यानी 550 ईस्वी तक उसका पतन हो गया। कुमारगुप्त तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य भी छोटे छोटे कारण हैं जिन्होंने इस गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्तों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, अतः शासक की मृत्यु के बाद सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष छिड़ जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त में संघर्ष हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त के मध्य भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और अंतरकलह के कारण साम्राज्य के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल था, राज्य में पर्याप्त आवागमन के साधनों का अभाव था, अतः दीर्घकाल तक साम्राज्य में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सुलभ कार्य नहीं था, आसान नहीं था, जिसके कारण भी गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अतः जब केंद्र में दुर्बल शासकों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, कमजोर शासकों की श्रृंखला, अयोग्य शासकों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, तो उनके लिए विशाल साम्राज्य पर आधिपत्य बनाए रखना असंभव हो गया। फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके साथ इस वीडियो में जो बात की वो है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। जिस विशाल गुप्त साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य के बाद, कुषाणों के बाद एक विस्तृत और विशाल भूभाग पर शासन किया, 2.5-3 सदियों तक, जिन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे विकास की बात करते हैं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे स्थापत्य का क्षेत्र हो, या आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हो, राजनीतिक की स्थिति की बात करें, तो एक श्रेष्ठतम युग की बात हम करते हैं। उस साम्राज्य, उसका पतन हुआ, उसके कारणों की हमने व्याख्या की, जिसमें आप देखते हैं बाह्य आक्रमण है, उनकी कुशल परराष्ट्र नीति का अभाव है, उनके पास
योग्य शासकों का अभाव है, बौद्ध धर्म का प्रभाव है, उनके जो बाह्य आक्रमण हैं, उनके राज्य में उत्तराधिकार के नियमों का अभाव है, विशाल गुप्त साम्राज्य है, और जो आर्थिक दृष्टि से भी रिक्त स्थिति, आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई, उसने भी उनके पतन में योगदान दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो राज्य अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य में साधनों संसाधनों का भी अभाव था। यानी कुल मिलाकर इन सभी कारणों के संघात ने मिलकर गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।